हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए परिश्रम बैच को शुरू किया हुआ है। उस परिश्रम बैच में जीएस में मैंने ज्योग्राफी को शुरू किया है, ज्योग्राफी में भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी को शुरू किया है और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहां उन क्लासेस को जाके देखिए, क्योंकि तभी आपको सीक्वेंस में सारी चीजें समझ आने वाली हैं। आज जो हमारी क्लास होगी, जो क्लास का टॉपिक होगा वो होगा भारत में वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक है। और अगर सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक नहीं होता तो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भारत में कौन कौन से वन कहां कहां पाए जाते हैं, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसा मौसम होता है, क्या कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कितने तापमान की आवश्यकता होती है, उन सभी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो वन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट का मतलब होता है वन स्थिति रिपोर्ट, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। तो जो हमारा लेटेस्ट डाटा है हम उसके अनुसार सारे आज का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आपको चीजें मिल सकती हैं। लेकिन आज जो हम अपना टॉपिक करेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिपोर्ट होगी, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार हम उसको करेंगे। तो चलते हैं ज्यादा देर इस पे बात ना करते हुए टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत में वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। अब सबसे पहले यानी भारत में जो वन है, भारत में वन के प्रकार, सबसे पहले आप प्रकार से पहले आपको एक चीज समझो, यानी वन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वन किनको कहा जाता है। तो देखो, अब वन 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, एक लिखा है वन, एक लिखा है प्राकृतिक वनस्पति। देखो, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वनस्पति होती हैं, जो स्वयं उत्पादित होती हैं। प्रकृति यानी प्रकृति के ताप, प्रकृति के द्वारा आर्द्रता और वर्षा के द्वारा जो भी पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं और वो एक सघन जंगल का रूप ले लेते हैं और बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, तो उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? वन की संज्ञा दी जाती है। यानी वृक्ष के ही विशाल रूप को और बहुत सारे एक साथ अगर कंजेस्टेड कोई चीज होती है तो उनको वन का रूप दे दिया जाता है। वहीं अगर मैं प्राकृतिक वनस्पति की बात करूं, वनस्पति का मतलब होता है वन में ही प्राकृतिक वनस्पति होती है, यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके समक्ष उनको क्या कहा जाता है? आपके प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। लेकिन अब यहां पर आपके अगर मैं बात करूं, वन भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन। आरक्षित और संरक्षित में क्या अंतर है? आरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है कि जिन पर सीधा सीधा भारत सरकार का नियंत्रण होता है। वहां पर कोई मवेशी, कोई किसी प्रकार की जो आपकी जंगल की काटने वाली लकड़ी होती है उनकी, या अन्य किसी भी प्रक्रिया यानी कोई भी एक्टिविटी उसमें करना क्या है? अपराध है। लेकिन संरक्षित वन कौन से होते हैं? यानी जिनमें आप मवेशी चरा सकते हैं, वहां से लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं जंगल के लिए और अन्य सारे कार्य भी कर सकते हैं। यानी आरक्षित मतलब भारत सरकार ने उसको नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन संरक्षित में कुछ नियमों के द्वारा उनको छूट प्रदान की गई है। हालांकि हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी आगे जो टॉपिक है वो है भारत में वन के प्रकार। वन के प्रकार यानी भारत में जो वन है वो कितने वन हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा प्रचलित वन है कौन से, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये क्या है जी? सदाबहार वन। यानी ये सबसे पहले उष्णकटिबंधीय का मतलब समझो आप। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को 2 नामों से जाना जाता है, बल्कि 3 नामों से जाना जाता है। एक आपकी कौन सी रेखा है? यानी इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, यानी जो भूमि के बिल्कुल बीचों बीच रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है।
एक विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी जब सूर्य किरणें बीचों बीच लंबवत पड़ती हैं और वर्ष भर इस पर चमकती रहती हैं तो इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। तीसरा, इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। अगर मैं बात करूं, यानी यहां से मान लो सूर्य देव हमारे यहां है, ठीक है। अब सूर्य देव यानी ये आपके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में जितनी भी जगह होती है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है भैया? उष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, कटिबंध का मतलब होता है जोन, यानी ये वाला जो है गर्मी का क्षेत्र है। यहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? वर्ष भर लंबवत पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या धरा गया? उष्ण कटिबंधीय। अब सदाबहार का मतलब क्या है? ये हमेशा सदाबहार रहते हैं, इनकी पत्तियां हमेशा क्या रहती है? हमेशा हरी भरी रहती हैं। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इनके लिए तापमान भी कितना होना चाहिए? यानी 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो वर्षा की बात है, वर्षा भी कितनी होनी चाहिए? आपका 200 सेंटीमीटर से प्लस होनी चाहिए। यानी अगर ये दोनों चीजें, और आर्द्रता की भी बात करते हैं, और आर्द्रता भी यहां पर कितनी होना चाहिए? यानी ह्यूमिडिटी 70% से प्लस होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है सदाबहार उन वनों को कहा जाएगा जहां पर तापमान भी 25 डिग्री से प्लस हो, वहां वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और आर्द्रता भी क्या हो? 70% से ज्यादा हो। अब यह भारत के यह विश्व के ज्यादातर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी ये जो बीच वाला क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर क्या रहता है? ताप की भी अधिकता रहती है, यहां पर वर्षा भी हमेशा होती रहती है, क्योंकि यह शाम ढलते ही वर्षा शुरू हो जाती है। और तीसरा, जब वर्षा यहां होगी तो आर्द्रता भी कैसी होगी? यहां भरपूर मात्रा में होगी। तो ताप भी है, वर्षा भी है और आर्द्रता भी है। और वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए। ये भी बात आप समझ लेना, यानी 200 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं यहां सेकंड नंबर पे जो आएंगे हमारे, सेकंड नंबर पे कौन से आएंगे? उष्ण कटिबंधीय कौन से आएंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखो यहां से आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये जो पर्णपाती वन है, ये इसका मतलब समझो, ये क्या है? सदाबहार, यानी ये सदा कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। लेकिन पर्णपाती यानी वर्ष की एक अवधि में, एक समय अंतराल में ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण इनका नाम क्या कर दिया गया है? पर्णपाती। अब ये पर्णपाती भी कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के। एक कैसे होते हैं? आर्द्र पर्णपाती, और दूसरे कौन से होते हैं? शुष्क पर्णपाती। इनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? सबसे पहले वही कंडीशन, यानी इसके लिए कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। इनके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? यानी 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। आर्द्रता कितनी रहनी चाहिए? 50% से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर ये आर्द्र और शुष्क की बात करी है। इस आर्द्र और शुष्क में भी अंतर है। आर्द्र के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? यानी आपका 70 से लेकर सीधी कितनी? 200 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया? 70 से कितनी होनी चाहिए भैया? 200 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। जबकि शुष्क के लिए क्या दिया गया है? 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। लेकिन बाकी चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये अंतर है। अगर मैं यहां पर देखो, यहां मैं एक हल्का सा छोटा भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो ये स्थिति रहती है वो कहां ये स्थिति दिखाई देती है भारत में। आपको दिखाई दे रहा है मैप? देखो, सबसे पहली बात करिए हमने किसकी?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। ये कहां पाए जाते हैं, यानी ये आपके पश्चिमी घाट, ये जो आपका पश्चिमी घाट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पश्चिमी घाट, इस वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, आपके सदाबहार। दूसरा ये वाला जो क्षेत्र यानी हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला, इन दोनों में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से वन, सदाबहार वन। क्योंकि यहां पर वर्षा की मात्रा कितनी रहती है, 200 सेंटीमीटर प्लस रहती है, और यहां भी 200 सेंटीमीटर क्या रहती है, प्लस रहती है। इसलिए यहां पर वनों की जो मात्रा पाई जाती है वो कौन से, सदाबहार। दूसरा अगर मैं बात करूं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी इनके मध्य में, यानी ये जो क्षेत्र आपका रहता है, ये वाला क्षेत्र, समझ पा रहे हो, ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये सारा कैसा क्षेत्र है भैया आपका, ये जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का है। अब समझे, यहां जहां पर वर्षा की मात्रा कितनी होगी, यानी अब देखो यहां से नीचे, नीचे से, यानी जो ये वाला क्षेत्र है आपको ये दिखाई देगा, ये वाला क्षेत्र, ये इस वाले क्षेत्र में कैसी पाई जाएगी, यानी ये आपके आर्द्र वाले पाए जाएंगे, ये जो आर्द्र है। लेकिन जो भीतर वाली स्थिति है, ये वाली, यहां पर कैसे वन पाए जाएंगे, यानी शुष्क वाले पाए जाएंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो भार वाला हिस्सा है, यहां पर जो हमारी वर्षा होगी वो कितनी वर्षा होगी, वो भैया 70 से और कहां तक होगी, 200 सेंटीमीटर तक होगी। जबकि ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर कितनी होगी, 70 से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। आप समझ पा रहे हैं, यानी जो आपका पूर्वी ढाल है, पश्चिमी ढाल के आगे वाला जो ढाल है, उसको क्या नाम दे दिया गया है, यानी पर्णपाती वन। और बीच वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो वहां पर क्या रहते हैं, शुष्क। यहां से एक खास बात और है, इसी प्रकार के वन भारत में क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और लगभग कितने प्रतिशत पाए जाते हैं भैया, लगभग 40% की मात्रा में पाए जाते हैं। तो बात आप समझ पा रहे हैं, यहां हमने पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को देखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को देखा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे वो कौन से हैं, चलते हैं भी आगे। अब एक बार तीसरे नंबर पे जो हमारे आएंगे वो कौन से आएंगे, देखो मैं ऐसे क्रम बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रम वाइज चलेंगे। तीसरे आते हमारे पर्वतीय, पर्वतीय एवं हिमालय वन। अब ये कौन से वाले हैं, यानी पर्वतीय एवं हिमालय वन। देखो मैं यहां पर आपको मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बिना मैप के ये आपका जो टॉपिक है वो किसी प्रकार से क्लियर नहीं होने वाला है। देखो अब ये जो हमारा इधर प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में जो हमारा हिमालय क्षेत्र पड़ता है, आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ये ऐसे करके यहां, और ये ऐसे घूम जाता है। आप देखोगे ये जो सारा क्षेत्र है, ये हमारा कैसा क्षेत्र है भैया, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा सारा क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, हिमालय एवं पर्वतीय क्षेत्र है। यहां पर जितने भी वन पाए जाएंगे वो कौन से वन पाए जाएंगे, यानी जो हमारे पर्वतीय वन होंगे। अब ये पर्वतीय वन अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो भैया यहां पर आपके देवदार होते हैं, देवदार होते हैं, सप्रूस होते हैं, है ना, और कौन से होते हैं आपके, यानी देवदार है, सप्रूस है, और बताइए कौन कौन से होते हैं, यानी यहां पर कौन से होते हैं, रोजवुड भी यहीं पाए जाते हैं, रोजवुड भी भैया यहीं पाए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं। अब इनके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहां पर ये कैसा क्षेत्र है, यानी ये ठंडा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भैया, ये ठंडा क्षेत्र है, और ठंडे क्षेत्र में ये बर्फ वाला क्षेत्र है। अब इसमें दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो यहां लगभग 2000 सेंटीमीटर से लगभग 3000 सेंटीमीटर तक अलग वन पाए जाते हैं ऊंचाई पर, और 3000 सेंटीमीटर से और 4000 सेंटीमीटर तक अलग वन पाए जाते हैं। इन वाले वनों को, यानी जो ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, इनको अल्पाइन, कौन से, अल्पाइन या
टुंड्रा वन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इनको किस नाम से जाना जाता है भैया? शंकुधारी वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। शंकुधारी का मतलब आप समझ रहे हो, यानी इनकी जो आकृति रहती है वो किसके अनुकूल रहती है? पर्वतियों के अनुकूल रहती है। यानी जब इन पर क्या होती है? बर्फबारी होती है, तो ये क्या कर देते हैं? यानी इस बर्फ को नीचे गिर देते हैं, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं। तो जो 200 से और 3000 यानी आपके मीटर की ऊंचाई पर जितने भी वन रहते हैं वो कैसे वन रहते हैं? आपके शंकुधारी वन रहते हैं। जबकि आपके 3000 से और 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन रहते हैं वो कैसे रहते हैं? अल्पाइन वन पाए जाते हैं, जिनको टुंड्रा वन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं जैसे पीछे चलूं, आपके पीछे भी आपके टॉपिक है ये, यानी सदाबहार वन कौन कौन से रहते हैं? इनमें महोगोनी है ना, रोजवुड है, वो भी सदाबहार वन में पाए जाते हैं। जबकि पर्णपाती वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं भैया? पर्णपाती वन, भाई पर्णपाती वन में आपके कौन कौन से पाए जाएंगे? भाई सागौन पाया जाएगा, सागौन, जिनको सागवान भी बोलते हैं। आपका साल पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पाया जाएगा? शीशम पाया जाएगा भैया, शीशम। उसके बाद इसमें कौन सा पाया जाएगा? चंदन पाया जाएगा। तो ये जो है हमारे कौन से वन है? ये पर्णपाती वन है। कई बार ऐसे पूछ भी लिया जाता है आपकी परीक्षा में कि कौन कौन से वन कहां कहां पाए जाते हैं और वो किस किस नाम से जाना जाते हैं। अब आगे चलते हैं भैया। आगे अभी हमने बात करी थी, यानी ये कौन कौन से वृक्ष हैं, यानी इनको देवदार है, सप्रूस है और रोजवुड है। अगर आगे बात करूं मैं, यानी जो 4th नंबर पे आएंगे, आपके 4th नंबर पे यहां मैं लिख देता हूं कौन से आते हैं? मरुस्थलीय एवं कटीले वन। अब ये मरुस्थलीय एवं कटीले वन का मतलब क्या है? यानी ये ऐसे वन हैं, ये कैसे वन हैं? ये बहुत ज्यादा कैसे वन हैं? यानी जिनके लिए बहुत कम मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी जल की आवश्यकता पड़ती है। ये इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पेन दूसरे कलर का ले लेता हूं। पेन कौन सा लेता हूं भैया? मैं आपका ये ले लेता हूं। देखो ये वाला जो आपका क्षेत्र है सारा, ये कैसा क्षेत्र है? यानी राजस्थानी क्षेत्र है सारा। अब राजस्थानी में क्या रहता है? यहां पर तापमान तो रहता है अधिक भैया। कैसा रहता है? तापमान तो रहता है अधिक। और वर्षा कैसी होती है भैया? कम होती है। वर्षा कैसी होती है आपकी? कम। तो यहाँ पर वृक्ष और वन भी अलग अलग पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं कौन कौन से वन पाए जाते हैं आपके, जैसे भैया आपका खेजरी है, खजूर है ना, और आपके कटीली झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां यहीं पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियां। क्योंकि इनके लिए क्या होता है? इनके लिए भैया ताप तो क्या चाहिए? यानी क्या चाहिए? अधिक चाहिए। और वर्षा क्या होती है? कम। ये अपने आप को उसी में क्या है? ढाल लेते हैं। और इनकी जो पत्ती रहती है ना, पत्ती वो कैसी रहती है भैया? नुकीली रहती है, नुकीली। क्योंकि इनके लिए जो रहता है वर्षा बहुत कम है, तो इसलिए अपने आप को उसी रूप में ये सभी वन ढाल लेते हैं। अब आगे मैं बात करूं, ये आपके मरुस्थलीय एवं कटीले वन हो गए। कहां कहां पाए जाते हैं? आपके राजस्थानी और गुजरात क्षेत्र में। जैसे आपका खेजरी है ना, दूसरा खजूर है, कटीले वन है। इसमें नागफनी भी आ जाता है भैया। कौन सा आ जाता है? नागफनी। बेर भी इसी में आ जाते हैं, बेर। ये सब इसी के पौधे तो हैं, यानी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अगर मैं आगे चलूं, यानी 5th नंबर पे अगर चलूं, तो 5th नंबर पे कौन से आएंगे आपके? कौन से आएंगे? यानी जो आपके यहां पाए जाते हैं, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। कौन से वन कहेंगे इनको भैया? अनूप या वेलांचल, या कौन से कहेंगे भैया? दलदली या लवणीय
क्षेत्र के वन, देखो इसके इतने सारे नाम हैं। इनको अनूप वन भी कहा जाता है, इनको वेलांचल भी कहा जाता है, दलदली भी कहा जाता है, लवणीय, और एक इनका नाम और है, इनको गरान वन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कौन से वन हैं भैया? ये जितने भी आपकी नदियां होती है ना, उनके मुहाने पर पाए जाते हैं। जैसे ये आपकी कौन सी नदी होगी? ये गंगा हो गई, ये आपकी यहां से ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है यहां पर, ये आपकी कौन सी होगी भैया? गोदावरी हो गई, यहां आपकी एक कृष्णा नदी पाई जाती है, यहां आपकी कौन सी होगी? कावेरी। यानी इन नदियों के जो मुहाने पर वन पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अनूप वन, वेलांचल, दलदली, लवणीय और गरान वन। अच्छा, दूसरा यहां पर इन जो वृक्ष रहते हैं वो कौन से वृक्ष रहते हैं? सुंदरी वृक्ष रहते हैं भैया, सुंदरी वृक्ष। आपने सुना है ना, इस वाले क्षेत्र में ज्यादा वन होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा। ये भी बात समझ ले, क्योंकि वन की अधिकता क्या है यहां पर, इसकी ज्यादा है। अब आगे मैं अगर बात करूं तो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, यह भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। देखो, ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार समय समय पर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार समय समय पर पॉलिसी बनती रहती है। जैसे में सबसे पहली जो पॉलिसी बनी थी वो कब बनी थी? स्वतंत्रता के बाद 1988 में बनी थी। उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन रहने चाहिए भैया? 33% वन रहने चाहिए। कितने प्रतिशत? 33%। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत वन है भैया? यानी 23% लगभग वन है। अब ये जो 23% वन है, ये हम जो हमारी नीति है उससे क्या है? बहुत पीछे हैं। बात समझ पा रहे हो? हालांकि समय समय पर हमारी पॉलिसी बनती रहती है और उनमें कुछ संशोधन होता रहता है। अब आगे मैं बात करूं, देखो ये जो आपके वन, और यहां से आपका एक प्रश्न बन जाना है, वो क्या पूछेगा कि इनमें से किस प्रकार का कौन सा वन है, कौन सा वृक्ष है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, क्या क्या फैक्टर होते हैं इनको अलग करने के, जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है। और तीसरा प्रश्न क्या आ सकता है? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमने क्या काम किया है, इन तीनों चीजों को ही हमने कवर किया है कि ये वन कौन कौन, इन वनों के अंतर्गत कौन कौन से वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन सब चीजों को हमने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। और अब मात्र ज्योग्राफी की आपकी एक क्लासेज बची है। कौन सी क्लासेज बची है? मात्र भारत में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो खनिज से रिलेटेड बची है। यानी जो आपके खनिज है ना, खनिज, बस वो बचे हैं। बाकी विश्व वाला जो टॉपिक है वो बच जाएगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो आपका विश्व वाला टॉपिक होगा हम उसको बाद में करेंगे, क्योंकि जीएस में जो 10 नंबर की आपकी सबसे बड़ा वेटेज है वो हिस्ट्री का है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी यानी भारत की ज्योग्राफी करने के बाद हम कौन सी ज्योग्राफी करेंगे? वर्ल्ड की ज्योग्राफी ना करके हम पहले किस पे चलेंगे? हिस्ट्री पे चलेंगे। उसके बाद घूम के वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे, क्योंकि आपका ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी जो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने में जो बोधरेशन होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अंत में जाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और अगली बेहतर क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।